आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित। इससे पहले कि हम अपना आज का पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी में क्या होता है। वेस्पर थ्योरी जो है वो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रिडिक्ट या उनके बारे में अंदाज़ा लगाने में हमारी मदद करता है। वेस्पर थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद कर लेते हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एटम होता है जो मॉलिक्यूल को बनाता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं वह तय करता है कि मॉलिक्यूल का शेप किस प्रकार का होगा। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर जिसको कि बीपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, और दूसरे हैं लोन पेयर यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको एलपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बंध पेयर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो एटम्स के बीच में स्थित होते हैं, जबकि लोन पेयर जो होता है वो किसी भी बंध में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी बंध में शामिल नहीं होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, रिपल्शन करता है, प्रतिकर्षण करता है वो बंध पेयर के साथ, और क्योंकि बॉन्ड पेयर के साथ, और इस वजह से जो शेप आनी चाहिए मॉलिक्यूल की वह इस बात से तय होती है कि प्रतिकर्षण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या लोन पेयर इत्यादि के बीच में कैसा है। ईच पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। जो कोई भी सेंट्रल एटम है, मान लीजिए एक्स, और तरह तरह के बॉन्ड्स इसमें हैं, इन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे कि फाइनल जो मॉलिक्यूल का शेप है वह डिपेंड करता है कि कितना प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में है। The repulsion interaction between different types of electron pairs is in the following order. अलग अलग जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन या प्रतिकर्षण का क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ओनली ऑन द सेंट्रल एटम। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, वो केंद्रीय एटम के ऊपर ही स्थित होते हैं, और वो केवल एक न्यूक्लियस से वो उसका इंटरैक्शन होता है, जबकि बॉन्ड पेयर यानी बंधित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दो न्यूक्लियस के साथ उनका इंटरैक्शन होता है, और यही कारण है कि जिसकी वजह से लोन पेयर जो है ज़्यादा स्पेस में फैले हुए होते हैं और ज़्यादा प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर क्योंकि दो न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं तो वो प्रतिकर्षण कम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है। ये टेबल है वेस्पर थ्योरी के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में है। और ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं कि AB2 टाइप का जो मॉलिक्यूल है, ए केंद्रीय एटम है, बी दो उसके साथ के एटम्स हैं, उसके बीच में दो बॉन्ड हैं, और टू बॉन्ड पेयर बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो हैं, एक इस बॉन्ड के लिए एक इस बॉन्ड के लिए, और इसमें लोन पेयर या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो इसके वजह से ये लीनियर शेप आएगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और तो आप अपना नोट्स इस वीडियो को पॉज करते हुए इस टेबल को अपने हाथ से बनाएं, जिससे कि आप जब बनाएंगे उसके साथ ही आपको कई चीज़ें लिखते लिखते याद हो जाएंगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिसका ट्राइगोनल प्लानर संरचना है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट टेबल का हिस्सा। इसमें जैसे देखिए AB2 है, इससे पहले भी हमने AB2 देखा था, लेकिन इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये V शेप आ जाता है जैसे कि SO2 मॉलिक्यूल। और ये इसलिए आता है क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर स्थित है एक ही एटम के ऊपर, और जबकि बंध पेयर जो है बॉन्ड पेयर वो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में है,
तो यहाँ उतना प्रतिकर्षण नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रतिकर्षण के साथ प्रदर्शित करेगा बंध के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से ये वी का शेप आ जाएगा, लीनियर शेप नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल शेप के बारे में यहाँ बताया हुआ है। इनको आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कीजिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखिए आप AB5 है, ये भी लोन पेयर का शेप का एग्जांपल है। एक देखते हैं शेप AB5 का, जिसमें एक सेंट्रल एटम है और 5 उसके साथ में दूसरे एटम्स बॉन्डेड हैं, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, और तो ये शेप जो आएगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल है जिसके बेस के ऊपर एक पिरामिड ये और एक पिरामिड नीचे की ओर बना हुआ है। एग्जाम्पल्स ये हैं। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है, दैट इज़ AB4L। इसमें एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये देखिए लोन पेयर है, और इसको कहते हैं सी सॉ शेप, क्योंकि यहाँ जो ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। सीसॉ का मतलब है कि जो इस तरह से झूला होता है जिसमें एक पट्टी होती है, यहाँ बैलेंस किया होता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, दूसरा बच्चा यहाँ बैठता है, कभी ये हिस्सा नीचे जाता है, कभी ये हिस्सा नीचे जाता है, कभी ये ऊपर जाता है। जब ये ऊपर होता है तो ये फिर ये नीचे होता है। तो इसको सीसॉ कहते हैं इस झूले को। और उसी की तरह से जब भी जो इक्वेटोरियल कभी एक्सियल में और एक्सियल कभी इक्वेटोरियल में आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इस शेप को सीसॉ शेप कहा जाता है। एग्जाम्पल है SF4, जिसका आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दूसरे शेप्स भी हैं यहाँ पर, जिसको आप नोट करते जा सकते हैं अपने नोट में, और उसके लिए वीडियो को आप पॉज करते हुए जाइएगा। ये आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। ये जो डेटा है, ये इसमें और सिंप्लीफाइड थोड़ा सा किया हुआ है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर E के द्वारा दिखाया गया है, और एक तरह का जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम को A, और जो साथ में बॉन्डेड है वो उसको X के द्वारा दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी एग्जांपल्स और बॉन्ड एंगल और ये शेप दिया हुआ है। इन तरह तरह के टाइप के मॉलिक्यूल्स के जो शेप होंगे वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और बॉन्ड एंगल के साथ दर्शाए गए हैं। जबकि इससे पहले वाले टेबल में कुछ एग्जाम्पल्स भी थे, तो वो भी ज़्यादा आपके यूज़फुल हो सकता है होगा। यूजिंग वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हुए SF4 के बारे में अगर हम बात करें, सल्फ़र में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए सल्फ़र जो है जो फ्लोरीन जो है वो केवल एक बॉन्ड बनाएगा सल्फ़र के साथ। और SF4 इसका जो फॉर्मूला है, इसमें हर फ्लोरो के साथ सल्फ़र का सिंगल बॉन्ड है, और सल्फ़र के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यानी 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप होंगे, जिसमें से 4 सिंगल बॉन्ड के होंगे और एक लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा। और इससे हम देख सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये सीसॉ ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार से हम देख लेते हैं। ये देखिए, उम्मीद तो ये की जाती है कि इसमें इस तरह से जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आना चाहिए। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा सा बेंट होता है। ये देखिए 180 डिग्री का एंगल नहीं है। ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल फ्लोरीन, और इस तरह से एक दूसरे में वो चेंज होते रहते हैं। बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो यहाँ बेहतर, ये देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप की उम्मीद की जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई एटम नहीं है, इसीलिए ये इस तरह से सीसॉ फॉर्म में ये दिखता है। जो sp2 सेंट्रल कार्बन है, उसका 102 डिग्री यहाँ पर जो इक्वेटोरियल फ्लोरो है उसके बीच में 102 डिग्री के आसपास, यानी 101.6 डिग्री का एंगल बनता है इन इक्वेटोरियल फ्लोरो के बीच में। और जो एक्सियल हैं उनका जो है 180 डिग्री ना होकर 173.1 डिग्री बनता है। बॉन्ड एंगल भी जो इक्वेटोरियल के हैं वो 154.5 पिकोमीटर है, जबकि जो एक्सियल हैं, एक्सियल का जो बॉन्ड एंगल है वो इक्वेटोरियल से अलग है, और इस शेप को कहेंगे हम सीसॉ शेप।
2005 का ये क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पे। द शेप ऑफ SF4 इज़, तो ये SF4 का शेप हमसे पूछा गया है वेस्पर थ्योरीज के अनुसार इसको हम निकालेंगे। टेट्राहेड्रल ये है नहीं, स्क्वायर प्लानर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो सीसॉ था, तो ये सीसॉ से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का कैसे यहाँ पर हमने मतलब आंसर को माना, क्योंकि हमारे पास जो सीसॉ ऑप्शन है इन्होंने नहीं दिया हुआ है, उससे सबसे करीबी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। इस तरह का जो सिचुएशन होता है कि सबसे करीबी आंसर दिया हुआ होता है, एक्यूरेट आंसर कई बार नहीं होता है, वो जैम में और JRF में कई बार होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन की डिग्री। तो जल योजन की डिग्री का मतलब है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मेटल आयन से जुड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन की जो ऊर्जा है उसके ऊपर, या जलयोजन की जो ऊर्जा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जलयोजन की ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जलयोजन की जो ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो चार्ज डेंसिटी यानी आवेश के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज का घनत्व जितना अधिक होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी अधिक होगी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आयन का साइज़ कितना छोटा है। स्मॉलर आयन होगा तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी और हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा। और इस तरह से हम एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि चार्ज का घनत्व जितना हाई होगा यानी आवेश भी जितना ज़्यादा होगा और साइज़ यानी रेडियस जो मेटल आयन की वो जितनी कम होगी तो जो चार्ज डेंसिटी जो है वो उतनी अधिक होगी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना अधिक होगा। तो इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। और इस उस ग्रुप में जो हम देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं साइज़ बढ़ता है और चार्ज डेंसिटी जो है वो घट जाता है और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी घट जाता है। चार्ज डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ या रेडियस है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिथियम से लेकर आप पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तक आएंगे तो साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ साइज़ सबसे छोटा होगा। तो चार्ज सब में +1 है। इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको बताती हूँ। यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते हुए साइज़ में चार्ज का घनत्व आवेश का घनत्व कम होता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ घट रहा है। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन यहाँ पर होगी, सबसे कम यहाँ पर होगी। नेगेटिव चार्ज की बात करें, फ्लोरो का साइज़ छोटा है, उसके कंपैरिजन में ब्रोमो का ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं आवेश का चार्ज, क्योंकि जगह छोटे एरिया में -1 चार्ज है, यहाँ बड़े एरिया में -1 चार्ज है, तो चार्ज का घनत्व यहाँ होगा ज़्यादा, यहाँ होगा कम और यहाँ चार्ज का घनत्व होगा ज़्यादा। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ होगा कम। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम फॉर। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि जो जलयोजन की जो डिग्री है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी। देखते ही हमें पता पड़ता है यहाँ +1 चार्ज है और यहाँ +2 चार्ज है, तो जो ज़्यादा आवेश है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि चार्ज का आवेश ज़्यादा होता है और जलयोजन की जो ऊर्जा वो भी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों को कैंसिल करके इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में साइज़ जो है ये नीचे ग्रुप में नीचे है, ये ग्रुप में ऊपर है, इसका साइज़ छोटा है। तो जितना छोटा साइज़ उतना जो चार्ज की डेंसिटी घनत्व आवेश का घनत्व ज़्यादा और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर जो नीचे टेबल्स दिए हुए हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के आयन का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है। उसकी तुलना में देखिए सोडियम, पोटेशियम और बेरियम का साइज़, आयन का साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम आयन।
बॉर्न लैंडे इक्वेशन को याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। हम देख सकते हैं कि ये मेडलन कांस्टेंट है और ये आवेश को का गुणा है आयंस के, जिस क्रिस्टल के लैटिस एनर्जी का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके आवेश को मल्टीप्लाई या गुणा किया गया है। और जो ये है रेडियस, आप कह सकते हैं आयन का रेडियस या आयन का साइज़ को रिप्रेजेंट करता है आर। तो हम देख सकते हैं जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, दो जो चार्ज हैं प्लस आयन माइनस आयन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक रेडियस या साइज के। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ मेडलन कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इक्वल। ये चार कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, उन्हीं का कॉम्बिनेशन इन चारों में चारों ऑप्शन में है। तो इन्होंने पूछा है कि मेडलन जो कांस्टेंट है वो सभी के लिए, इनके लिए अगर बराबर है, एंड देन देयर लैटिस एनर्जी वैल्यूज़ डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो लैटिस एनर्जी का जो मान है वो किस घटते हुए क्रम में होगा इन चारों में से। तो मेडलन कांस्टेंट हमने वैल्यू उसकी फ़िक्स कर ली है और हम जानते हैं लैटिस एनर्जी जो है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन। तो Al2 3 O3 में जो चार्जेस हैं 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसका 2 और इसका 3। और उसी तरह से आप ये देख सकते हैं इसका भी 2 इसका भी 2, तो इसमें 4 आएगा, इसमें 1 and 1 तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है z प्लस और z माइनस के मल्टीप्लाई करने में। तो Al2O3 का सबसे हाई होगा, तो ये हमने दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 4, ये रहा 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब NaF और KCl में हम देखेंगे कि दोनों का ही 1 और 1 आता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम चार्ज का गुणा करें तो हम साइज़ के ऊपर ध्यान देंगे। साइज़ जो है सोडियम का है छोटा और पोटेशियम का बड़ा, यहाँ फ्लोरीन का छोटा है, Cl का बड़ा। तो बड़ा साइज़ होने से लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज़ बड़ा लैटिस एनर्जी घट जाती है। तो उसका मतलब बड़े आकार के जो आयंस हैं उसका सबसे लास्ट में नंबर आएगा और ये इसका क्रम बनेगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें पूछा गया है द लिगेंड विद ओनली सिग्मा बॉन्डिंग कैरेक्टर इज। तो ये 4 लिगेंड हमको दिए हुए हैं और पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा लिगेंड है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड नहीं है। अगर CN की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम कि 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो CN और CO नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये आंसर है। इसमें भी 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। सल्फ़र को याद कर लेते हैं। सल्फ़र के हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फ़र के अंदर, सल्फ़र डाइऑक्साइड में SO2 में, और इसमें आप देख सकते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये सिग्मा बंध में काम आते हैं। ये p पाई है और ये d पाई बॉन्ड में काम आता है। तो इस तरह से इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। शेप देखते हैं SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ये आप देख सकते हैं कि वी आकार का है। वी आकार का क्यों है? क्योंकि सल्फर के एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वेस्पर थ्योरी के हिसाब से जो है के थ्योरी के हिसाब से इसका जो शेप आएगा वो वी शेप आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पी पाई डी पाई है। पी पाई इसका भी पी और इसका भी पी, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। फिर इसका डी और इसका पी आपस में डी पाई पी पाई बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें 4 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर हैं। पूछा गया है द वी शेप ऑफ SO2 इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो SO2 का जो शेप है वी शेप का वो किसकी वजह से है? 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड नहीं, 2 सिग्मा 2 पाई नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसके रिपल्शन या प्रतिकर्षण के कारण वी आकार बनता है।
2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड एंड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पहले वाली स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कार्बनायन CH3 के मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देख लेते हैं। ये ट्राइगोनल पिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड है या 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और इसके प्रतिकर्षण की वजह से आप देख सकते हैं वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये जो है प्रिडिक्ट करता है कि इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये ट्राइगोनल पिरामिडल इसके इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है। तो क्वेश्चन पूछा गया है द शेप ऑफ CH3 माइनस आयन इज, तो ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ट्राइगोनल प्लानर नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है, लीनियर भी नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका आंसर है। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।